हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग साइंस। अब हम साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये आपका 27 जनवरी 2023 को हुआ था। लेवल 2 वालों के लिए है। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू। ऐसे स्टेटमेंट्स की पहचान कीजिए जो सही हैं। चार्ज बिकम्स यूज्ड अप एज इट फ्लोज थ्रू ए सर्किट। जब आप एक सर्किट बनाते हैं जिसमें सेल लगाते हैं, वायर्स लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो धीरे धीरे यूज़ होके खर्च हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। जब भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हो और उसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी मूवमेंट होती है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो खर्च नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूस उसमें फ्लो करते रहते हैं। तो ये क्या है, किसी भी परिपथ से बहते हुए आवेश खर्च होता है। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट बिकम्स यूज अप, वो यूज़ होते हैं लेकिन खर्च नहीं होते हैं। चार्ज फ्लोज थ्रू सर्किट एट वेरी हाई स्पीड। पहली बात तो चार्ज नहीं फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्किट में फ्लो करते हैं, तो स्पीड हाई भी हो सकती है और स्पीड जो है वो इसकी लो भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब वोल्टेज ज़्यादा होता है, ठीक है, तो स्पीड जो होता है ना वो वोल्टेज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, और अगर वोल्टेज कम है तो जो स्पीड होती है वो भी कम हो जाती है। कई बार घरों में आपने देखा होगा कि लाइट फ्लक्चुएट करती है, बहुत डिम डिम लाइट आती है, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम जो वोल्टेज होता है वो बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत धीरे धीरे फ्लो करते हैं। ए लाइट बल्ब ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ मूविंग चार्ज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही बात है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी चेंज होती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है, तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। तो जो लाइट बल्ब होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, आपकी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी लाइट एनर्जी में। जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, दैट कन्वर्ट्स इनटू लाइट एनर्जी, जिसकी वजह से हम चीज़ों को या ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। द चार्ज कैरियर इन वायर्स आर सिंपली द इलेक्ट्रॉन्स पोजेस्ड बाय द एटम्स दैट मेक अप द वायर। जो चार्ज कैरियर होता है वायर के अंदर, इलेक्ट्रिक जो सर्किट आप बनाते हो तो उसमें हम वायर्स यूज़ करते हैं। वायर के अंदर क्या होता है, आपके चार्ज कैरियर। क्यों? क्योंकि कोई भी जो वायर होता है ना, याद रखिएगा, कोई भी चीज़ दुनिया में बन रही है तो वो एटम से बनेगी, ठीक है। और जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मटेरियल की। एटम के सेंटर जो होता है उसमें क्या होते हैं, आपके प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इसकी जो सराउंडिंग होती है उसमें होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर होता है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन इज योर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। न्यूट्रॉन बेसिकली कोई चार्ज कैरी नहीं करता है। तो जो सेंटर है उसमें होगा प्रोटॉन, और जो सराउंडिंग होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपके सर्किट में फ्लो होते हैं। क्यों? क्योंकि जो चार्ज होता है वो किसी भी वायर में कैरी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तार के अंदर जो आवेश वाहक है, आवेश क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो वो सिंपली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पोजेस करते हैं बाय द एटम्स दैट मेक अप द वायर। तार के अंदर जो आवेश वाहक होता है वो मात्र तार के परमाणुओं में निहित इलेक्ट्रॉन होता है। अभी आपको समझाया है। जो एटम है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं सेंटर में, और जो सराउंडिंग होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज योर आवेश, ठीक है। तो जो चार्ज है वो वायर में कैरी करता है इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि पोजेस होते हैं एटम्स के द्वारा, परमाणु में होते हैं, दैट मेक अप द वायर। और यही जो है होते हैं आपके वायर को फॉर्म करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ विदाउट एटम के फॉर्म हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे सी और डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। एटम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट है, कोई भी चीज़ एटम के बिना नहीं बनेगी। तो जो वायर होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वायर के अंदर क्या होगा, एटम। एटम में क्या है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन सेंटर में होते हैं, जो कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो चार्ज है इसकी जगह क्या आता है, इलेक्ट्रॉन बिकम्स यूज्ड अप। इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज़ होते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्किट में हाई स्पीड पे भी फ्लो करता है, लो स्पीड पे भी फ्लो करता है। अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो हाई स्पीड पे फ्लो होंगे, वोल्टेज अगर कम है तो लो स्पीड पे फ्लो होता है। और घरों में हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखते हैं। 200 वोल्ट जो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, 200 वोल्ट का वोल्टेज भी होता है, 220 वोल्ट का वोल्टेज भी होता है, ठीक है। 50 हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी, और 55 हर्ट्ज भी होती है। चार्ज जो होता है, लाइट जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में बदल देता है, आपकी लाइट एनर्जी में। क्यों? क्योंकि जो चार्ज होते हैं उसकी मूवमेंट होती रहती है। जैसे जैसे चार्ज की मूवमेंट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो धीरे धीरे आपकी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो द डी एंड सी एंड डी विल बी द करेक्ट।
नेक्स्ट है टू मिरर ए एंड बी आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। दो मिरर हैं, ठीक है, ये एक मिरर है और ये आपका एक मिरर है। दिस इज योर ए मिरर एंड दिस इज योर बी मिरर। ये एक दूसरे से क्या है, राइट एंगल पे हैं, एक दूसरे के समकोण पे हैं। इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक मिरर ए एट 20 डिग्री, मान लीजिए कि कोई भी लाइट जो है वो स्ट्राइक होती है मिरर ए पे। यहाँ पे क्या हुई, आपकी एक इंसिडेंट रे आई, यानी कि आपतित किरण, ये इस पर रिफ्लेक्ट हुई। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है कि लॉ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज टोटली इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बिल्कुल बराबर होता है। एक चीज हमने पढ़ी थी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल अभिलंब जो होता है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका एक प्लेन है, यहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे आई, इसका एक नॉर्मल होगा जैसे हम बोलते हैं अभिलंब, तो ये इसका एक अभिलंब हुआ, ठीक है। अब जब किरण आपतित हो रही है, यानी कि किरण जब आ रही है, इंसिडेंट रे जो है, तो ये रिफ्लेक्ट भी तो होगी, ठीक है। लेट सपोज ये यहाँ से क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये जो एंगल बना है, इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स मिरर ए, ये आपकी आपतित किरण है, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक हुई मिरर ए पे 20 डिग्री नॉर्मल से, यानी कि ये नॉर्मल जो है उससे कितने डिग्री का कोण बनाई, 20 डिग्री, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जो ए मिरर है उस पे इंसिडेंट रे आती है, आपतित किरण आती है, नॉर्मल के साथ 20 डिग्री का एंगल बनाती है। जब ये एंगल आई 20 डिग्री है तो एंगल आर कितना होगा आपका, 20 डिग्री, ये भी 20 डिग्री होगा। तो ये तो हुआ आपका प्लेन मिरर ए के लिए। अब बात करते हैं मिरर बी की। यहाँ पे बोला है कि नॉर्मल से उसने 20 डिग्री का एंगल बनाया, किस पे, मिरर ए पे, ये स्ट्राइक होता है मिरर बी पे। ये जो आपकी रिफ्लेक्टिंग रे है ना, ये मिरर बी के लिए काम करती है इंसिडेंट रे के जैसे, ठीक है। अब जब ये इसकी इंसिडेंट रे है, जो मिरर ए से रिफ्लेक्टिंग रे है ना, वो मिरर बी के लिए एक इंसिडेंट रे होती है, यानी कि इसकी परावर्तित किरण मिरर बी के लिए आपतित किरण है। अब यहाँ पे इसका भी तो एक नॉर्मल होगा, तो ये इसका एक नॉर्मल हुआ, ठीक है। अब इस केस में देखिए, ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग रे है ये इसकी इंसिडेंट रे है, ये 20 डिग्री हो गया। मिरर ए का नॉर्मल और मिरर बी का नॉर्मल जो है वो एक दूसरे को पैरेलली राइट एंगल पे है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ये मिरर ए है, इसका नॉर्मल, और ये है मिरर बी का नॉर्मल, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं, तो ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। अब ये आपको क्या बनता दिख रहा है, ट्राइंगल। जब ये 20 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 70 डिग्री, ठीक है। क्योंकि जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा है कि जो एंगल होगा रिफ्लेक्शन का रे का, जो मिरर बी से निकल रहा है वो कितना होगा, दैट इज योर 70 डिग्री। जब ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 70 डिग्री, ठीक है। क्योंकि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बिल्कुल इक्वल होता है। अब वापस समझते हैं, दो मिरर है, ये है मिरर ए, ये है आपका मिरर बी, ये दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पे हैं, यानी कि 90 डिग्री के कोण पे हैं। ये लीजिए, ये हो गया आपका ए मिरर, ये हो गया आपका बी मिरर, ये है 90 डिग्री के कोण पे। यहाँ पे बोला है अगर लाइट की जो रे है वो मिरर ए पे स्ट्राइक होती है 20 डिग्री नॉर्मल से, ये कोई भी एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है, इसने कितने डिग्री का कोण बनाया, 20 डिग्री का, किससे, एक नॉर्मल से, ये ए का नॉर्मल है, इससे इसने 20 डिग्री का कोण बनाया। अब कोई किरण अगर आपतित हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट भी तो होगी, ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये यहाँ से कितने डिग्री का कोण बना देगी, 20 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इसने बोला है कि देन स्ट्राइक मिरर बी, ये ए से जो रिफ्लेक्टिंग किरण है ना वो मिरर बी को स्ट्राइक करती है। बेसिकली मिरर बी के लिए क्या है, एक इंसिडेंट रे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसके लिए एक इंसिडेंट रे हुई, यहाँ पे 20 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसका भी तो एक नॉर्मल होगा, ये इसका नॉर्मल हुआ, बी का नॉर्मल, ये ए का नॉर्मल है, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये हुई इसकी इंसिडेंट रे, बी की इंसिडेंट रे 20 डिग्री, ये नॉर्मल है 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। जब ये इंसिडेंट रे बी पे है तो बी से ये रिफ्लेक्ट भी तो होगी, और जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये भी हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 63।
विच मटेरियल वुड यू चूज टू रैप ए बॉक्स ऑफ आइसक्रीम टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द मेल्टिंग टू समर। गर्मियों में बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए आप किस डब्बा जो है उसको किस वस्तु से लपेटेंगे। एल्यूमिनियम फॉइल, ये मेटल होती है। मेटल क्या होती है कि गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होती है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो जितनी जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करेगी उतनी ही जल्दी हीट को रिलीज भी कर देती है। नायलॉन नहीं, प्लास्टिक फॉइल नहीं, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आपका कंबल। जो कंबल होता है उसमें क्या होता है, दो लेयर जो होती है उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से जो आइसक्रीम है उसकी जो हीट है, मतलब आइसक्रीम की जो ठंड है वो बाहर के एनवायरनमेंट में नहीं जा पाती, क्योंकि जो एयर होती है कंबल की दो लेयर्स के बीच में, वो एज ए बैरियर काम करती है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। व्हेन वी प्लेस आइस ऑन वाटर इट फ्लोट्स, but if we place a piece of solid wax in a container of liquid wax it doesn't float. The observation is best explained by which of the following statement. इसमें बोला है जब हम एक बर्फ़ के टुकड़े को पानी में डालते हैं तो वो फ्लोट करता है, लेकिन जब हम सॉलिड वैक्स को एक लिक्विड वैक्स के कंटेनर में डालते हैं तो वो फ्लोट नहीं करता। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है वो किस स्टेटमेंट के थ्रू आप अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है फ्लोटिंग ऑफ आइस ऑन वाटर इज एन एनोमैली, जो बर्फ़ की फ्लोटिंग होती है पानी में वो एक अपवाद है, ठीक है। दूसरा है सिंकिंग ऑफ सॉलिड वैक्स इज एन एनोमैली, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, डेंसिटी ऑफ सॉलिड वैक्स इज लेस देन लिक्विड वैक्स। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ना, पहली बात तो ये कि जो फ्लोटिंग ऑफ आइस होती है पानी पे वो एक एनोमैली है, यानी कि बर्फ़ का पानी पे तैरना एक अपवाद है। बिल्कुल सही बात है। ये अपवाद क्यों है? क्योंकि जो आइस की डेंसिटी होती है वो पानी के कंपैरिजन में कम होती है। दिस इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ब्यूआंट फोर्स, ठीक है। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो पानी पे फ्लोट करेगा और जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो उसमें सिंक कर जाएगा। सिंकिंग ऑफ सॉलिड वैक्स इज एन एनोमैली नहीं, इसके पीछे एक सॉलिड रीज़न होता है कि जो सॉलिड वैक्स होती है वो लिक्विड वैक्स के कंपैरिजन में क्या होती है, डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो लिक्विड वैक्स के अंदर सिंक कर जाएगी। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड वैक्स इन लेस देन लिक्विड वैक्स, जो सॉलिड वैक्स की डेंसिटी है वो क्या है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड वैक्स, जिसकी वजह से वो उसमें सिंक कर जाएगी। अगर हम एक आयरन नेल डालें पानी में तो वो नीचे डूब जाती है, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। आयरन नेल जो है उसका मास ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे डेंसिटी जो है उसका फॉर्मूला होता है आपका m/v, मास ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा, वॉल्यूम कम डेंसिटी ज़्यादा। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे अगर अच्छे से डिफाइन की जाए तो जो पानी होता है ना उसकी एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि वाटर जो है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी आपकी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है पानी का, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये होता है आपका BP। फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें FP पॉइंट, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिएगा जब आप पानी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसको जब 0 डिग्री सेल्सियस से आप 4 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं तो इस केस में क्या होता है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना इसमें वो धीरे धीरे ब्रेक होने लग जाते हैं, ठीक है। जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं तो उस केस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो धीरे धीरे ब्रेक होने लग जाते हैं, और जब वो ब्रेक होने लगेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है। और जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे तो डेंसिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। डेंसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, आपका मास इंक्रीज होगा, इसलिए वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाता है। डेंसिटी अगर डिक्रीज होगी तो वॉल्यूम अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। आई रिपीट, पानी की जो मैक्सिमम डेंसिटी अगर आपसे कोई पूछे तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, और जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, और जैसे जैसे वो पास आने लगते हैं डेंसिटी इंक्रीज होने लग जाती है। इसीलिए 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम जो है वो सबसे कम होता है और डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी मैक्सिमम और वॉल्यूम जो है वो सबसे कम होता है। क्लियर? और अगर जैसे ही आप 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर काइनेटिक एनर्जी करते हो, यानी कि हम जैसे ही उसको हीट देते हैं तो उसमें जो डेंसिटी होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते ही डेंसिटी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो आइस क्यूब होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है। सो आई जस्ट होप कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई है, ठीक है। अब जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस है, इस पे क्या होता है, पानी बिल्कुल खौलता है, तो उस केस में क्या होगा, पार्टिकल्स उसके बहुत दूर दूर हो जाएंगे क्योंकि वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होता है।
तो जैसे और धीरे धीरे वो गैस में भी कन्वर्ट होने लगता है, तो उसके इसमें पार्टिकल्स बिल्कुल दूर होते हैं। 100 से आप उसको 90 पे लेके आइए, पार्टिकल्स थोड़ा पास आएंगे, फिर आप उसको 80 पे लेके आइए, पार्टिकल्स और पास आएंगे, फिर 50 पे, फिर 40, 30, 20, 10 से जैसे ही हम 4 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं तो जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री पे वो क्या होगी, एकदम इंक्रीज हो जाती है और वॉल्यूम एकदम डिक्रीज हो जाता है। और 4 से ऊपर मतलब अगर 4 to 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो डेंसिटी क्या होती है उसकी, डिक्रीज रहती है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं। यही रीज़न है कि आइस जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ए फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। जो बल होता है वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए बिना और कांटेक्ट में आके भी उसके ऊपर वर्क कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम एक तो कांटेक्ट फोर्स पढ़ते हैं और एक हम नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ते हैं। जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है वो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स, और जो कांटेक्ट फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं मसल फोर्स। ठीक है, जब आप मसल्स के थ्रू कोई काम करते हैं तो मसल्स पे एक बल लगता है, दैट इज़ योर मसल फोर्स, क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए, जैसे आप दीवार को धक्का दे रहे हो, ये सारी चीज़ें जो होती है ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जबकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका ग्रेविटेशन फोर्स आता है, मैग्नेटिक फोर्स आता है। सो ए फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट, बिल्कुल सही बात है। बल किसी वस्तु पर कार्य कर सकता है चाहे वो उसके संपर्क में आए या ना आए। अर्थ्स मोल्टन मेटालिक कोर इज द ओरिजिन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो पृथ्वी है उसका जो गलित धात्विक कोड होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का उद्गम है। बिल्कुल सही बात है कि जो पृथ्वी का गलित धात्विक कोड है वही उसका क्या होता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र का उद्गम होता है। कैसे? अर्थ जो होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है आउटर लेयर जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट, फिर होती है आपकी मेंटल, ठीक है, और थर्ड होता है आपका कोर। तो कोर जो होता है उसी से आपकी जो चुंबकीय तरंगे होती है वो उत्पन्न होती हैं। जब हम अर्थक्वेक की बात करते हैं तो अर्थक्वेक जो होता है उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, और जब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो प्लेट्स जो होती है वो आपस में एक दूसरे से शफलिंग होती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म अपने पीक पे चला जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। आपके 4 फोर्स होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स, ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, उसके बाद आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। एक होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और एक होता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन अगर सबसे वीकेस्ट फोर्स आपसे बात की जाए तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है फंडामेंटल फोर्सेस में। नाभिकीय बल सबसे कमजोर, नाभिकीय बल सबसे स्ट्रॉन्ग मौलिक बल है, जबकि गुरुत्वाकर्षण जो है वो सबसे कमजोर शक्तिशाली बल, सबसे कमजोर बल है। तो ये दोनों ही क्या है, यहाँ गलत है। तो करेक्ट क्या होगा आपका, ए और बी। सो द ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट। कि बल जो हुए चाहे वो कांटेक्ट फोर्स हो चाहे नॉन कांटेक्ट फोर्स हो, दोनों पे काम करता है। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स कौन सा होता है आपका, मसल फोर्स जो है दैट इज योर कांटेक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं आपके नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। अर्थ जो होती है उसकी 3 लेयर होती है, एक होती है आपकी क्रस्ट, एक होती है आपकी मेंटल और थर्ड होती है आपकी कोर। जो कोर होता है उसी में आपकी मैग्नेटिक रेज जो होती हैं वो डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक जो है वो आता है। ठीक है, तो धरती का जो गलित धात्विक कोर है यानी कि मोल्टन जो मेटालिक कोर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेजेस ऑफ द मून। मून की जो कलाएं हैं उसके बारे में सही कथन कौन सा है। वी सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड अस, बिल्कुल सही बात है। हम चंद्रमा का केवल वही भाग देख पाते हैं जिसको सूर्य की लाइट जो है वो हमारे लिए रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि ये बेसिक लाइन चीज़ है कि हमको सिर्फ वही चीज़ दिखाई देती है जहाँ से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। आप बुक देख पाते हो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख पाते हो, तो क्यों देख पाते हो, दैट इज़ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होती है। चंद्रमा की खुद की लाइट नहीं होती है, सूर्य की लाइट में ही ये चमकता है। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ ब्लॉक्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन विच रिजल्ट इन फेजेस। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का परिक्रमण करता है तथा पृथ्वी उस पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को रोककर उसमें परिणाम स्वरूप कलाएं बनाती है।
ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये क्या है आपका नेगेटिव होगा कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का परिक्रमण करता है और जो पृथ्वी है उस पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को रोक देती है। जब अर्थ उस पर पड़ने वाले प्रकाश को ही रोक देगी तो आपको मून विजिबल कैसे होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलाएं बनती है? नहीं, चंद्रमा जैसे रोटेट होता है, जैसे उसका घूर्णन होता है, उसी की वजह से क्या होता है आपको कलाएं दिखती हैं। फेजेस ऑफ द मून आर कॉज ड्यू टू वेराइंग वेलोसिटी ऑफ मून अराउंड अर्थ। जो चंद्रमा की कलाएं होती हैं वो वेलोसिटी के कारण होती है मून की जो अर्थ के चारों तरफ होता है? नहीं, इसमें वेलोसिटी का कोई भी रोल नहीं होता है। चंद्रमा पे जो वेलोसिटी होती है वो 1/4 होती है। दूसरा, अराउंड द अर्थ, जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो आपकी फेजेस ऑफ मून जो है वो बनती हैं। चंद्रमा की कलाएं क्यों बनती हैं? क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जब चक्कर लगता है पृथ्वी के चारों तरफ तो जैसे ही सन की जो रे है वो उस पर गिरती है तो वो पार्ट हमको दिख जाता है, और जैसे ही अर्थ रोटेट होती है उस केस में कुछ पार्ट जो है वो नॉन ल्यूमिनस रह जाता है। द साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीजेज आफ्टर न्यू मून डे। बिल्कुल सही है। इल्यूमिनेटेड पार्ट वो पार्ट होता है जिसको आप देख नहीं सकते, इट्स ए नॉन विजिबल पार्ट। ठीक है, जो चंद्रमा है जब अमावस्या आती है और पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का जो लास्ट डे होता है उस दिन चंद्रमा बिल्कुल बड़ा साइज का फुल मून होता है, और अमावस्या जो होती है उसमें क्या होता है आपका चंद्रमा छोटा होता जाता है। तो जो इल्यूमिनेटेड पार्ट होता है चंद्रमा का, यानी कि जो पार्ट हमको दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या होता है धीरे धीरे विजिबल होने लगता है, हम उसको धीरे धीरे देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अर्थ होती है वो इंक्रीज होती है आफ्टर न्यू मून डे। जैसे ही अमावस्या खत्म होती है, आपने देखा होगा 15 दिन की अमावस्या होती है, 15 दिन की पूर्णिमा होती है, तो जैसे ही आपका अमावस्या का पीरियड ओवर होगा तो 16वें दिन से जो है वो चंद्रमा की साइज धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, और 15वें दिन लास्ट जो पूर्णिमा का 15वां दिन होता है उस दिन हम पूरा चंद्रमा देखते हैं, जैसे हम फुल मून डे बोलते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो अर्थ की साइज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है, और चंद्रमा का जो नॉन ल्यूमिनस पोर्शन होता है जो हमको दिखाई नहीं देता है वो पोर्शन भी अब हम क्लियरली विजिबल, मतलब वो क्लियरली हमको विजिबल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड डी। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। वापस देखते हैं, हम केवल चंद्रमा का वो पार्ट देखते हैं जहां से सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है। ऑब्वियसली कोई भी ऑब्जेक्ट हमको तब तक दिखाई देगा जब तक सूर्य की लाइट उस पर रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि चंद्रमा की खुद की लाइट नहीं होती। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, बिल्कुल सही बात है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। अर्थ ब्लॉक्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट विच रिजल्ट्स इन फेजेस, ऐसा नहीं है कि अर्थ जो है वो उसकी सनलाइट को ब्लॉक कर देती है, अगर ऐसा होगा तो हमें चंद्रमा ही दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है उसका जो मून होता है दैट इज चंद्रमा। फेजेस ऑफ मून आर कॉज ड्यू टू वेराइंग वेलोसिटी ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं वो उसमें वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है। चंद्रमा की कलाएं बनती ही इसीलिए हैं क्योंकि वो पृथ्वी का क्या करता है चक्कर काटता है। इल्यूमिनेटेड पार्ट नॉन विजिबल पोर्शन होता है, इसकी जो साइज होती है वो कब विजिबल होगी? जब अर्थ इंक्रीज होती है न्यू मून डे के बाद, यानी कि जो पूर्णिमा है, जैसे पूर्णिमा लगती है धीरे धीरे चंद्रमा का जो नॉन विजिबल पोर्शन है वो हमको दिखाई देने लग जाता है। चंद्रमा के ऊपर एक पर्वत होता है जिसे हम बोलते हैं लिबिनिड्स। ठीक है, ये अगर कभी पूछे तो याद रखिएगा, लिबिनिड्स पर्वत जो है वो चंद्रमा के ऊपर प्रेजेंट होता है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल, बिल्कुल गलत, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है इसे हमने कई बार देखा है दैट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। जो हर्ट्ज है उसमें फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है। अगर आपसे पूछे कि जो आवाज़ है उसकी पिच किसके इक्वल होती है दैट इज फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच अपने आप ज़्यादा होगी। किसी किसी की आवाज़ बहुत प्यारी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उनकी पिच भी ज़्यादा होती है। 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, बिल्कुल सही बात है कि जो आपका 1 हर्ट्ज होता है, ठीक है, यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे 1 फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है, हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ऑसिलेशन अपॉन टाइम, ये ऐसे याद रखिएगा फॉट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ऑसिलेशन होता है पर सेकेंड। कैसे? ये आपका मान लीजिए कोई पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है, अब ये फ्री हैंडेड पेंडुलम है यहाँ पे क्या होगा, ऑसिलेशन का मतलब होता है ये पेंडुलम पहले यहाँ तक जाएगा, फिर अपनी ओरिजिनल शेप में आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा और फिर अपनी ओरिजिनल शेप में आता है। तो ये होता है आपका एक कंप्लीट दोलन, जिसे हम बोलते हैं 1 ऑसिलेशन। ये एक ऑसिलेशन होता है आपका पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में दोलन की संख्या जो होती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्ज में मापी जाती है।
एम्पलीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड होता है उसे हम डेसिबल में मापते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं इंफ्रारेड, सोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव और हाइपरसोनिक या अल्ट्रासोनिक वेव। तो उसमें हम डेसिबल देखते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 किलो हर्ट्ज होती है, ये सब क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमारी जो ऑडिबल साउंड होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज। तो उस केस में क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड है उसे डेसिबल में मापते हैं और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम हर्ट्ज में मापते हैं। ये बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। एक हर्ट्ज जो होता है वो 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड होता है, अभी बताया, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉट। एक डेसिबल जो होता है वो 100 वाइब्रेशन पर सेकेंड होता है। 1 डेसिबल इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। एक डेसिबल जो होता है उसमें क्या होगा आपका, एक सिंगल वाइब्रेशन होती है 1 सेकेंड में, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे गलत है, करेक्ट क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। आवृत्ति जो होती है उसको डेसिबल में नहीं, उसको फ्रीक्वेंसी में नापा जाता है। आयाम जो है उसको डेसिबल में नापा जाता है। 1 हर्ट्ज बराबर होता है 1 दोलन पर सेकंड के, 1 डेसिबल बराबर होता है 100 कंपन प्रति सेकंड के, जबकि 1 डेसिबल जो होता है वो 1 कंपन पर सेकंड के बराबर होता है। तो ये भी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेज फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंज होते हैं जिनमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है। आपकी पदार्थ की प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है कि वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन सब्सटेंस सेम रहेगा। दूसरा, इसके जो चेंजेस होते हैं दे आर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, जबकि जो केमिकल चेंज होते हैं ना उनमें हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है। दूसरा, उसको आप वापस से उसकी पुरानी फॉर्म में रीगेन नहीं कर सकते। बॉइलिंग ऑफ ऑयल फिजिकल चेंज होता है, ब्रेकिंग ऑफ मग फिजिकल चेंज है, लेकिन बर्निंग ऑफ पेपर, अगर आप पेपर को जला दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एशेज में, और एशेज से आप वापस से पुराना पेपर नहीं बना सकते, दैट्स कंप्लीटली अ न्यू सब्सटेंस। डिसॉल्विंग कॉपर सल्फेट इन वाटर, दैट्स योर फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, कटिंग ऑफ पेपर, जो कटिंग ऑफ पेपर है वो फिजिकल चेंज है। कॉपर सल्फेट को पानी में घुलना आपका फिजिकल चेंज है, लेकिन डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है इसमें क्या होता है, आपका ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा, ये क्या है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है। ब्रेकिंग ऑफ एग फिजिकल चेंज होता है। बॉइलिंग सॉल्ट वाटर फिजिकल चेंज है। मिक्सिंग इंक इन वाटर, दैट्स कंप्लीटली योर फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें क्या होता है, आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में क्या बना देता है, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बनता है, ये एक नया सब्सटेंस है, इसको ये इरिवर्सिबल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ पेपर इरिवर्सिबल चेंज है, जब कागज जल गया तो वो एशेज में बदल जाता है। कुकिंग ऑफ फूड कंप्लीटली इरिवर्सिबल होता है, जब आप खाने को बना देते हैं तो वो सोगी हो जाता है और एक नया ही सब्सटेंस बनता है। तो यहाँ पे अंडे का टूटना, नमक वाले पानी का उबलना, स्याही का पानी में मिलना, सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। दीज ऑल 3 आर फिजिकल चेंजेस, इनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। दूसरा, ये आपके रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें 2 कलरलेस सोल्यूशन है, एक X सोल्यूशन है और एक आपका Y सोल्यूशन है। इसमें क्या किया आपने, हल्दी के सोल्यूशन को डाला। जब आप हल्दी डालते हो ना तो हल्दी की एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि हल्दी एसिड मीडियम जो होती है उसमें सेम येलो कलर रखेगी, इंटैक्ट रहता है, और जो वाई मीडियम जो आपका बेस सोल्यूशन होता है उसमें ये कैसा कलर देता है, ब्रिक रेड। और ये मैं कई बार समझा चुकी हूँ, घरों पे जब आप किचन में एक मम्मियाँ कपड़े यूज़ करती हैं तो किचन टॉवल पे आप देखिएगा हल्दी का निशान रहता है, उसमें आप जैसे ही साबुन लगाएंगे वो ब्रिक रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साबुन में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, और जैसे ही वो उसके साथ रिएक्ट करेगा दैट विल बिकम ब्रिक रेड कलर। तो X जो है वो येलो कलर एक्वायर करता है, Y जो है वो ब्रिक रेड में कन्वर्ट होता है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द नेचर ऑफ X एंड Y? X और Y दोनों ही सॉल्ट हैं, नहीं, क्योंकि Y जो है वो क्लियर कट शो हो रहा है कि वो एक बेस सोल्यूशन है, तो Y तो बेस है, Y एसिड है, ये गलत हो गया। अब है Y बेस है, X एसिड है, Y बेस है, X कैन नॉट बी शोन विद द अबव इन्फॉर्मेशन। तो ये तो कंफर्म है कि Y बेस है, लेकिन X जो है वो एसिड है कि सॉल्ट है, अब ये कैसे मालूम करें, क्योंकि सॉल्ट जो होता है ना आपका वो न्यूट्रल होता है, वो हल्दी के साथ कोई भी कलर नहीं देगा, उसमें हल्दी इंटैक्ट रहती है। एसिड जो है उसमें भी आपकी हल्दी जो है वो इंटैक्ट रहती है। तो इस कंडीशन में वाई एश्योरिटी है कि बेस है, लेकिन X को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। सो X कैन नॉट बी नोन विद द अबव इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे X एसिड भी हो सकता है और यहाँ पे X एक सॉल्ट सोल्यूशन भी हो सकता है। अगर आपसे यहाँ ये पूछता कि जो आप X सोल्यूशन को आप Y में डाल रहे हो तो उस कंडीशन में ये जो है आपका रेड कलर में जो है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, तो जब आप X सोल्यूशन को Y में डालते तो यहाँ पे ये आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है आपका एसिड। तो यहाँ क्या है आपका Y तो बेस है, लेकिन X जो है उसको आप ऊपर दी हुई इंफॉर्मेशन के साथ
जज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सॉल्ट, एडिबल ऑयल, विनेगर, शुगर एटसेट्रा और कॉमन प्रिजर्वेटिव, बिल्कुल सही बात है। घर पे हम इनको यूज़ भी करते हैं। अचार में नमक डाला जाता है, ऑयल डाला जाता है, विनेगर डाला जाता है, शुगर डाली जाती है। ये सब क्या है, कॉमन प्रिजर्वेटिव है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो नमी है उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियाज होते हैं या फंगल इन्फेक्शन जो होता है, जो भी चीज़ें हैं वो अचार के अंदर ना लग पाएँ, या जिस भी चीज़ में हम प्रिजर्वेटिव को ऐड करते हैं। दीज एनहेंसेस द फ्लेवर ऑफ फूड, ये क्या करते हैं, फूड के फ्लेवर को एनहेंस कर देते हैं। बात सही है कि इनसे जो है वो फूड का फ्लेवर एनहेंस होता है, लेकिन एज ए प्रिजर्वेटिव ये फूड के फ्लेवर को एनहेंस नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, जितने भी उसमें मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को ये कम्प्लीटली रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, आप घरों पे भी देखते होंगे कि आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा ड्राई कर दोगे, जैसे घर पे मिल्क केक बनता है या कुछ भी, तो हम जब उसको जितना ज़्यादा ड्राई कर देते हैं वो उतना लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो उतना ज़्यादा चलता जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। असर्शन इज ट्रू बट द आर इज फॉल्स। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कि ए और आर दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 71। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर इट फॉर्म्स ए पाउडरी सब्सटेंसेज। लेट सपोज ये आपका मैग्नीशियम सब्सटेंस है, इसको आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक साथ आते हैं तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज योर MgO। अब ए जो है उसको डिसॉल्व करते हैं हम पानी में, ये ए सब्सटेंस है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हमने डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, तो ये क्या बना देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है दिस इज बेसिक इन नेचर। ये कैसे मालूम करेंगे हम, क्यों? क्योंकि जब हम लिटमस पेपर को रिएक्ट करवाते हैं तो ये रेड कलर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही हम रेड लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं तो बेस में क्या होगा, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ए एंड बी। ए क्या है यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये तीनों ही नहीं है, ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड दिस इज योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यही सेम रिएक्शन जब हम कैल्शियम के साथ करते हैं तो उसमें भी होता है। जब कैल्शियम को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, दिस इज योर क्विकलाइम, और इसे ही हम बोलते हैं बिना बुझा चूना। जब इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बना देता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसे हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, इसी को बोला जाता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप आगे CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, तो ये आपका बना देता है CaCO3, जैसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी को ही हम बोलते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, जो आपके संगमरमर वगैरह होते हैं उनमें इसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में बर्न किया तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है नेचर में, वैसे भी आप यहाँ से समझ सकते थे OH ग्रुप है, तो ये बेसिक होता है नेचर में। जैसे ही इसकी आइडेंटिटी और कंफर्म करनी हो तो हम क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर डालते हैं, और रेड लिटमस पेपर डालते ही ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस जो है इनमें से कौन सी नहीं है, ये बेसिक लाइन क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग में बसा के जाइएगा। नाइट्रोजन जो है वो एनवायरमेंटल गैस है, ये 78% होती है एनवायरमेंट में। ऑक्सीजन जो होती है दैट इज योर 21%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और मीथेन, ये तीनों ही क्या होती हैं, आपकी ग्रीन हाउस गैस होती हैं। वाटर वेपर जो होती है वो बहुत ज़्यादा हजार्डस गैस होती है। CO2 जो है वो होती है आपकी, मीथेन होगी, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। कई बार ये ऐसे लिख के भी पूछ लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, CH4 मीथेन होता है। जितने भी आपके दलदली एरिया होते हैं ना उनमें CH4 प्रेजेंट होती है, यानी कि मीथेन होती है। दूसरा, आपके जितने भी रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं दे रिलीज CH4, ये भी मीथेन को रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया, मीथेन हो गया। सो दीज ऑल आर योर ग्रीन हाउस गैस। एक होती है आपकी CFC जो फ्रिज वगैरह से निकलती है, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। इफ एन आयरन नेल इज पुट इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इट्स कलर चेंजेस टू ग्रीन
बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आयरन, हेंस द चेंज इन कलर। ये क्वेश्चन कई बार सीटेट ने पूछा है। जब एक आयरन नेल यानी कि एक सिंगल मेटल है Fe, इसको आपने डाला ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी कि CuSO4 के सॉल्यूशन में, तो इसका जो कलर चेंज होता है वो ग्रीन में हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आयरन है वो क्या करता है, Cu को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है। तो आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद इसके साथ एक सॉल्यूशन बना लेता है, दैट विल बी योर FeSO4, और ये क्या बन जाएगा आपका कॉपर। तो यहाँ पे क्या होता है, आयरन की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉपर, और यहाँ क्या बोला है, रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर। अगर कॉपर की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती तो आयरन उसको रिप्लेस कर ही नहीं पाता और ये रिएक्शन आगे होती ही नहीं। तो ये क्या है, यहाँ पे गलत है। आयरन नेल को जब ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला तो इसका कलर कैसे चेंज हो गया, ग्रीन में। ठीक है, ब्राउन से ये कैसा कन्वर्ट हुआ, ग्रीन। क्यों? क्योंकि जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है और आयरन जब उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सो द ऑप्शन असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स हैं उनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। नॉन मेटल आपकी सल्फर होती है, फॉस्फोरस होती है, नाइट्रोजन होती है। नॉन मेटल आर एसेंशियल ओनली फॉर सम लिविंग बींग्स लाइक अस, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो नॉन मेटल होती है वो सिर्फ लिविंग बैक्टीरिया के लिए ज़रूरत होती है, मतलब जो जीवित एनिमल्स हैं सिर्फ उनको चाहिए नहीं। जो नॉन मेटल होती है वो प्लांट्स को भी चाहिए और वो एनिमल्स को भी चाहिए। फॉस्फोरस होता है बोन्स के लिए ज़रूरी होती है आपकी, ठीक है। नाइट्रोजन जो होती है वो प्लांट्स को चाहिए होती है, क्योंकि प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अगर वो नाइट्रोजन उनको नहीं मिलेगी तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे, उनका सर्वाइवल रुक जाएगा। दूसरा, प्लांट्स में फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसमें हम फॉस्फोरस को भी यूज़ करते हैं। नॉन मेटल आर यूज इन द वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है कि जो नॉन मेटल होती है उसको वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। पानी में हम क्लोरीन ट्रीटमेंट देते हैं, क्लोरीन क्या है आपकी नॉन मेटल। नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन क्रैकर्स, जो पटाखे हैं उनमें नॉन मेटल यूज़ होती है, बिल्कुल सही बात है। सल्फर और फॉस्फोरस जो हैं ये दो नॉन मेटल ऐसी होती हैं जिनको हम पटाखों में यूज़ करते हैं। नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, जो NPK होता है, तो पोटेशियम क्या है, मेटल है, लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है आपकी नॉन मेटल्स हैं जो कि फर्टिलाइजर्स में यूज होती हैं। एक अच्छा फर्टिलाइजर वही होता है जो NPK रिच होता है। फर्टिलाइजर्स जो होता है वो हार्मफुल होते हैं सॉइल के लिए एज कम्पेयर टू मैन्योर। तो यहाँ पे आपसे पूछा है नॉन मेटल के बारे में गलत कथन, तो नॉन मेटल एसेंशियल होते हैं केवल लिविंग बींग्स के लिए, ये गलत है। वो प्लांट्स के लिए भी उतने ही रिक्वायर्ड होते हैं जितना कि एनिमल्स के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो नॉन मेटल होती है, अधातु जो होती है ना, वो हमेशा अम्लीय बनाती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, आपका अम्लीय सॉल्यूशन बनाती हैं, और जो मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, आपकी क्षारीय सॉल्यूशन बनाती हैं, ठीक है। तो जो नॉन मेटल होगी वो क्या बनाती हैं, आपकी अम्लीय पदार्थ, और वो जो होती है वो क्षारीय पदार्थ आपका बनाती हैं, ठीक है। मेटल्स क्षार और नॉन मेटल्स अम्लीय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी इनकरेक्ट। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, कॉर्न, पपाया, कोकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिसमें या तो मेल हो या फिर फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट हो। मेल होता है आपका स्टेमेन और फीमेल होता है आपका पिस्टिल। जो स्टेमेन होता है उसमें फिलामेंट होती है एक तो, और एक होता है आपका एंथर सैक। जो एंथर सैक होता है उसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। फीमेल में स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है, उसके ऊपर स्टिग्मा होती है, नीचे ओवरी होती है, इसमें ओव्यूल्स होते हैं और नीचे प्लेसेंटा होता है, ठीक है। तो जो मक्का है, पपाया है, कोकुम्बर है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। या तो इनमें मेल ऑर्गन होगा या फिर इनमें फीमेल ऑर्गन होता है। मस्टर्ड, रोज और पिट्यूनिया, इनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यानी कि इनमें मेल और फीमेल दोनों ही एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द ओवरी कंटेन 1 और मोर ओव्यूल्स, बिल्कुल सही बात है। जो ओवरी होती है उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्स एज द फ्रूट ऑफ द प्लांट। ये लाइन याद रखिएगा, सीटेट कई बार इस चीज़ को पूछा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स होते हैं ना, ये तो कन्वर्ट होते हैं आपके सीड में, और जो ओवरी होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी फ्रूट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट्स एंड द सीड कन्वर्ट्स इनटू ओव्यूल्स, ठीक है। ओव्यूल जो है वो सीड में बदलता है, ओवरी फ्रूट में बदलती है। ये याद रखिएगा, सीटेट इन दोनों को इंडिविजुअली बहुत बार पूछा है कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके कॉर्न, पपाया और कुकुम्बर। बाइसेक्सुअल कौन से होते हैं, मस्टर्ड, रोज और पिटूनिया। पिटूनिया को लेके तो इसने पूछा भी है। सो दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज A, B एंड C। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट है हाउ डू द वैक्सीन गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड वर्क। जो कोविड वर्क है उसमें वैक्सीन जो है वो कैसे काम कर रही थी, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एंटीजन इन आवर बॉडी। जो एंटीजन होती है वो फॉरेन पैथोजन को प्रतिजन जो है उसकी संख्या बढ़ा के नहीं, एंटीजन जो है वो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी, बिल्कुल सही बात है। जो एंटीबॉडी होती है ये आपकी इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड होता है, जिसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ते हैं। तो एंटीबॉडीज जो होती है वो एंटीजन्स के अगेंस्ट बनती हैं। तो कोविड में क्या कर रहे थे, जो हम वैक्सीन ले रहे थे, वैक्सीन में क्या होता है आपका थोड़ा सा डेड और एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया वायरस होता है, ठीक है। तो जो कोरोना वायरस था उसको ही थोड़ा सा पार्ट जो है वो हमारी बॉडी में इंड्यूस कर दिया गया था, जिससे हमारी बॉडी में उसके लिए अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना चालू हो गई थी। बाई प्रोड्यूसिंग एंटी इन्फ्लामेटरी सेल्स इन आर बॉडी, नहीं, बॉडी के अंदर जो सूजन वगैरह होती है या एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती हैं वो आपकी एंटीबॉडीज़ में हिस्टामिन सेल्स वगैरह होती हैं वो करती हैं, ठीक है। दैट्स ए वेरी डीप नॉलेज, वो आपके सीटेट में इतना नहीं आएगा। बाई प्रोवाइडिंग एंटीबायोटिक्स टू आवर बॉडी, एंटीबायोटिक जो है हम ओरली इंटेक करते हैं फिर इंजेक्शंस लेते हैं, वो हम एक्सटर्नली इंटेक करते हैं, तो वो बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन एंटीबॉडीज़ को हमारी बॉडी में बनाने के लिए कोविड जो है उसमें वैक्सीन दी गई थी, जिसमें आपका डेड और एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया था। उसमें क्या करते हैं हम, या तो पार्शली जो लिविंग होता है या फिर डेड बैक्टीरिया या वायरस जो है उसको बॉडी में इंसर्ट करवा देते हैं। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। Read the following statement and choose the correct option. Presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. बिल्कुल सही बात है। जो फोटोसिंथेसिस है उसकी अक्रेंस को आप कैसे पहचानेंगे, जब पत्तियों में स्टार्च टेस्ट आप करेंगे, ठीक है। स्टार्च जो होता है वो प्लांट्स में क्या होता है, स्टोरेज फूड मटेरियल होता है। एनिमल्स में क्या होता है आपका ग्लाइकोजन, ठीक है। पत्ती पे क्या होता है, प्लांट की पत्ती पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा जो होता है उसमें एक ऐसे सेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। बीच में होता है आपका स्टोमेटा और इनके चारों तरफ होती है आपकी सब्सिडियरी सेल्स। जैसे ही स्टोमेटल ओपनिंग होती है दिन के टाइम, तो ये क्या करते हैं 6 CO2 यानी कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल पानी के, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं C6H12O6, और यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। अब यहाँ पे आपकी जो प्रेजेंस है वो क्या होगी, एक तो H न्यू जिसे हम बोलते हैं सनलाइट, और एक होता है आपका क्लोरोफिल, ठीक है। ये जो आपका फूड मटेरियल बना है ग्लूकोज C6H12O6, ये प्लांट बॉडी में तो स्टार्च की प्रेजेंस में स्टोर होता है और ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन की प्रेजेंस में आपका स्टोर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अल्टीमेटली गेट्स कन्वर्टेड टू स्टार्च। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट बना है फोटोसिंथेसिस में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। एनिमल्स में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही है और आर जो है वो ए को सही से डिफाइन करता है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। बोथ असर्शन रीजन एंड करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, क्योंकि पत्तियों में स्टार्च जो है वो फोटोसिंथेसिस की अक्रेंस को डिफाइन करता है। अगर पत्तियों में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो खाना नहीं बना पाएंगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल्स इज करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए जेली लाइक सब्सटेंसेस, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसमें एटीपी जो होती है वो एनर्जी की फॉर्म में, एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो आपका ऑर्गेनल होता है। जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है वो आपका सेल साइटोप्लाज्म होता है, जिसके अंदर जितने भी आपके ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सेल साइटोप्लाज्म जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया, गलत। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ये सेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी एनिमल सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे बहुत सारा सेल साइटोप्लाज्म होता है, इसमें आपके अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल होती है, गोल्जी बॉडी होती है, राइबोसोम होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं, इसी को ही आप पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो एटीपी कॉइन के रूप में स्टोर होती है। गोल्जी बॉडी जो होती है इसे ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है, ठीक है। जो गोल्जी बॉडीज होती है ये आपके ईआर से बनती है। ईआर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। रफ के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करती है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट सिंथेसिस करती है। राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ये 70S भी होते हैं और 80S भी होते हैं, ठीक है। 70S जो होता है वो 50S और 30S इसकी सब यूनिट होती है, और 80S जो होता है वो 60S और 40S इसकी सब यूनिट होती है।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है। जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, यानी कि ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर क्या होगा आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये पोरस होती है, यानी कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है उसमें छोटे छोटे से क्या होता है पोर्स होते हैं। इन पोर्स की वजह से क्या होता है मटेरियल की मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं उनको अंदर जाने के लिए अलाउ करती है। सेल वॉल जो होती है ना वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। दिस इज कम्प्लीटली परमिएबल, इसमें कुछ सिलेक्शन नहीं होता, जो सब्सटेंस अंदर आना है आओ, जो सब्सटेंस बाहर जाना है जाओ। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल, जो मैंडेट होगा उसी को ही अंदर आने के लिए अलाउ करती है, रेस्ट बाहर रह जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से नहीं बनती है, बल्कि जो न्यूक्लियस होता है उसका जो सेंटर पोर्शन है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं, जीन्स जो होते हैं वो जेनेटिक ट्रांसप्लांटेशन में मदद करते हैं, यानी कि फादर टू प्रोजेनी जो ट्रांसफर होता है दैट इज योर जीन्स। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके ऊपर क्या होता है आपके जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग सेट, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी। वायरल डिजीज जो होती है इट कॉज डाइसेंट्री और मलेरिया। जो मलेरिया होता है ना वो प्रोटोजोआ होता है, और डाइसेंट्रिक होता है आपका अमीबिक डाइसेंट्री, यानी कि इसमें क्या होता है आपको लूज मोशंस हो जाता है, वॉमिट होने लगती है। अमीबा जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जब भी हम पॉल्यूटेड वाटर पीते हैं तो आपको अमीबिक डाइसेंट्री होती है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा प्रोटोजोआ। फंगी जो होती है दैट कॉज रस्ट ऑफ व्हीट। जो गेहूं है उसमें जो डिजीज होती है उसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ व्हीट। तो जो रस्ट ऑफ व्हीट है वो होता है आपका फंगाई की वजह से। वायरस जो होता है वो आपका कोल्ड, जिसे हम राइनो वायरस बोलते हैं, कफ, पोलियो और चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या होता है आपका वेरिसेला वायरस। ये सब जो होती हैं आपकी वायरल डिजीज होती हैं। बैक्टीरिया जो होता है वो आपका मेडिसिन की प्रिपरेशन में यूज होते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ बैक्टीरियाज विच आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ए का 2, बी का 1। ए का कहाँ है 2, बी का 1, सी का है 4 और डी का है 3। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है वो आपकी होती है लिवर। ठीक है, तो ए गलत है और ये भी गलत है। इट स्टोर्स बाइल जूस। जो बाइल जूस है उसका स्टोरेशन होता है आपका गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो ये सही है और ये सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है हार्ट है तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक बिल्कुल सही है। लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में लिवर होती है। जो बाइल जो स्टोर होता है सिक्रीट कौन करता है, लिवर। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। जो स्टार्च है उसको शुगर में कौन ब्रेक डाउन करता है, जो आपका सलाइवरी ग्लैंड होती है उसमें लाला ग्लैंड होती है। तो जो सलाइवा है वो क्या करता है आपका जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। हमारे मुंह में क्या होता है, एक तो सलाइवरी अमाइलेज होता है और एक लाइसोजाइम होता है। तो जो सलाइवरी अमाइलेज होता है इसका मेन काम होता है आपका स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना, क्योंकि यहीं से पहला जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। और जो लाइसोजाइम होता है वो क्या करता है, जितने भी आपके बैक्टीरियाज हैं उनको किल करता है। हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल। जो पेनक्रियाज होता है वो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। जो पेनक्रियाज होता है ना आपका, जैसे हम बोलते हैं अग्नाशय, ये आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है और यही आपकी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है। पेनक्रियाज के अंदर आपका इंसुलिन हार्मोन होता है। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज जो है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट ना हो तो ये जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा और बॉडी में जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो कई लोगों को आपने सुना होगा उनको डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, दैट इज ऑल रिलेटेड विद पेनक्रियाज। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया। लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की लिवर, बाइल जूस स्टोरेशन गॉल ब्लैडर, सिक्रीशन होता है लिवर से, ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर सलाइवा, हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल पेनक्रियाज। लिवर ही ह्यूमन बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, लिवर सिरोसिस आपने सुना होगा, कई लोग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उनका जो लिवर है वो ब्लीड करने लग जाता है। तो यही एक ऐसा ऑर्गन है, अगर आप बहुत लंबे टाइम तक अल्कोहल नहीं ले रहे हैं तो लिवर बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट साइन।
नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उनमें से साइंस के बारे में सही कथन को चुनिए। साइंस इज़ ए क्रिएटिव फील्ड, बिल्कुल सही बात है। साइंस जो है वो एक सृजनात्मक क्षेत्र है। साइंटिस्ट नीड इमेजिनेशन टू कैरी आउट दियर वर्क, बिल्कुल सही है ये। विज्ञान में क्रिएटिविटी होती है जब तक आप कल्पनाशील नहीं होंगे, मतलब चीज़ों को लेके आप सोचेंगे नहीं, इमेजिनरी पावर नहीं होगी। साइंस कांट नेवर बी द सक्सेसफुल। ऑल साइंटिफिक आइडियाज़ नीड टू बी प्रूव, नहीं, ऐसा नहीं है कि जितने भी आपके साइंटिफिक आइडियाज़ होते हैं उनको आपको प्रूव करने की ज़रूरत हो। लेट सपोज अगर हम हैं, अब मेरे दिमाग में एकदम से कोई साइंटिफिक आइडिया आया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सारे आइडियाज़ को हम प्रूव करने लग जाएंगे। When a theory has been supported by a great deal of scientific evidence, this becomes a law. लॉ कोई भी चीज़ जो होती है वो कब बनती है, जब आप उस चीज़ को बार बार टेस्ट करते हो और जब आपको सेम रिजल्ट मिलता है, देन थ्योरी बिकम्स ए लॉ। लॉ जो होता है वो नॉन चेंजेबल होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कैन वी चेंज न्यूटन्स लॉ, कैन वी चेंज मैग्नेटिक लॉ, कैन वी चेंज फोर्स लॉ, हम किसी भी लॉ को आप बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इन पे बार बार रिसर्च की गई, बार बार उनको करेक्ट पाया गया, तब जाके वो लॉ बने हैं। सपोर्ट से केवल, जब मान लीजिए अगर 4-5 लोग मेरी थ्योरी को सपोर्ट कर दे तो वो लॉ बन जाएगा? नहीं बनेगा। ऑल साइंटिफिक आइडियाज़ आर डिस्कवर्ड एंड टेस्टेड बाय कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, नहीं, सभी जो साइंटिफिक आइडियाज़ होते हैं वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर होते हैं और खोज की जाती है? नहीं, कि वैज्ञानिक विचारों की खोज और परीक्षण जो है वो नियंत्रित प्रयोगों द्वारा होती है? नहीं, साइंस में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जितनी भी डिस्कवरीज होती है, जितने भी टेस्ट होते हैं, वो हमेशा अनकंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं। जो न्यूटन लॉ बना होगा तो जरूरी थोड़ी सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, बहुत सारी थीसिस होती है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तब जाके वो लॉ में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 1, कि विज्ञान सृजनात्मक है, वैज्ञानिकों को अपना काम करने के लिए कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है। शानू wants to demonstrate to the class the air has mass. Which one of the following activities will be most suitable for the purpose? जो शानू है वो क्लास में ये डेमो देना चाहती है कि एयर जो है उसमें द्रव्यमान होता है, तो कौन सी एक्टिविटी जो है वो उस उद्देश्य के लिए यूजफुल रहेगी? 2 बलून लो, उनको हवा भरो सेम साइज में, उनको बलून को जो है वो एक धागे से लटकाओ रूलर से, देन पंक्चरिंग वन ऑफ देम। जैसे मान लीजिए आपने कोई रूलर लिया, इसमें 2 बैलून लटका दिए, दोनों में आपने इक्वल क्वांटिटी में एयर भरी, दोनों सेम साइज के हैं, ये आपने लटका दिया स्ट्रिंग से। अब हमने इसको क्या किया, इसकी हवा निकाल दी, तो ये क्या होगा? पंचर हो जाएगा। इस कंडीशन में जो रूलर है वो स्लैंटिंग हो जाएगा, वो इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इस वाले बलून में क्या है? एयर है, और एयर में क्या होता है? मास होता है। मास की वजह से वो क्या होगा? ज़्यादा द्रव्यमान होगा, जिसकी वजह से रूलर जो है वो उस साइड झुक जाएगा। टेकिंग अ ग्लास टम्बलर, पुटिंग अ टिश्यू ऑन इट, अपएंडिंग दैट ग्लास टम्बलर इनटू अ बकेट ऑफ वाटर। कांच का ग्लास लें, उसमें एक टिश्यू पेपर डाल के ग्लास को पानी की बाल्टी में उल्टा खड़ा कर दें, ये इससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि एयर में मास है। टेकिंग एन एम्प्टी ग्लास मग, अपएंडिंग इट इनटू वाटर एंड मेकिंग चिल्ड्रन ऑब्जर्व द बबल ऑफ एयर राइज। एक खाली ग्लास लेकर उसे पानी में उल्टा कर दे, बच्चों को उसमें से हवा के बुलबुले अवलोकन करें, तो ये तो गैसेस का अवलोकन हो गया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। टेकिंग ए डिफ्लेक्टेड बलून, पुटिंग इट ऑन द माउथ ऑफ ए ग्लास बॉटल, मेकिंग द चिल्ड्रन ऑब्जर्व द बलून इन्फ्लेट बाय पुटिंग द ग्लास बॉइलिंग वाटर। मान लीजिए एक बिना हवा वाला गुब्बारा लेकर कांच की बोतल के मुंह पे आपने लगाया, कांच की बोतल को उबलते पानी के बर्तन में रखकर गुब्बारे फूलने की क्रिया का अवलोकन बच्चों से कराएंगे, तो इससे ये पता चलता है कि जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो जैसे जैसे गर्म होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं, एक्सपेंड होने पे वो हल्के होकर ऊपर उठने लगते हैं, तो ये वो चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे हमें एयर में मास है ये डिफाइन करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप 2 बलून लो, दोनों को एक रूलर से सेम स्ट्रिंग से सेम एयर भर के लटका दो, एक बलून की जब आप हवा निकाल दोगे तो दूसरी साइड रूलर जो है वो झुक जाएगा। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसे दिया था प्रोफेसर यशपाल ने, ठीक है, इसकी टैगलाइन थी लर्निंग विदाउट बर्डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अपर प्राइमरी स्टेज साइंस करिकुलम। जो 6 से 8 साल के बच्चे होते हैं, 6 से 8 क्लास के बच्चे जो होते हैं, उनके लिए जो साइंस करिकुलम है उस मतलब किस उद्देश्य से प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम की सिफारिश की गई है। सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस टू वेरीफाई थियोरेटिकल प्रिंसिपल, कंसेप्ट शुड बी अराइव फ्रॉम एक्टिविटीज या एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सही बात है कि बच्चा जो है वो खुद से जब चीज़ों को करके देखता है तो उसके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। अगर आप बच्चे को कोई काम खुद से करने देंगे ना, तो वो एक तो डिपेंडेंसी खत्म होती है, दूसरा उसका जो नॉलेज होगी वो बहुत डीप हो जाती है। सैद्धांतिक सिद्धांतों के सत्यापन हेतु क्रमबद्ध प्रयोगों को प्रवर्तित करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आप सिस्टमेटिक जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें थियोरेटिकल जो
वो चीज़ है वो क्लियर होती है। डेमो में क्या होता है, बच्चा पैसिव हो जाता है, जबकि जब आप एक्टिविटीज़ करवाओगे बच्चों से या एक्सपेरिमेंट खुद हैंड ऑन एक्टिविटी करवाओगे तो बच्चा उसमें अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। वोकेशनल एजुकेशन नीड्स टू बी इंटीग्रल विद साइंस। ये हो सकता है कि जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको आप साइंस के साथ एकीकृत कीजिए। कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट थ्रू ए डिसिप्लिनरी अप्रोच। बच्चों को जो कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाना है तो वो आप डिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब थियोटिकल जो अप्रोच है उसमें समझाइए नहीं। एनसीएफ 2005 ने कहा था कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। बच्चे को आप फ्री हैंडेड छोड़िए, बच्चा खुद से चीज़ों को खुद करके सीखता है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बी द लीस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी। सबसे कम अप्रोप्रिएट जो स्ट्रेटेजी है, नीति है, वो कौन सी होगी। अंडरस्टैंड मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी इन ग्रेड 7 स्टूडेंट। कक्षा 7 के जो बच्चे हैं उनमें विद्युत धारा से संबंधित जो गलत धारणा है उसको समझने के लिए सबसे कम उपयुक्त नीति कौन सी होगी। मान लीजिए बच्चे ने कोई कंसेप्शन अपना खुद बना लिया है, अब उसको चेंज करना बड़ा टफ टास्क होता है। प्रत्यय मानचित्रण का प्रयोग, कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है जिसमें आप फ्लो चार्ट के जरिए, या फिर कोई और अप्रोच होती है जिसमें हम ट्री बना देते हैं। ये इस तरीके से हो गया, जैसे यहाँ फैमिली लिख दिया, या फादर मदर सिस्टर ब्रदर। ये जो इस तरीके से चीज़ों को हम कनेक्ट करके पढ़ते हैं ना, जहाँ पे हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ के पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड योर कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो ये तो पॉजिटिव है। वेरियस काइंड ऑफ सर्किट डायग्राम वर्कशीट, ये भी पॉजिटिव है कि अलग अलग जो सर्किट डायग्राम है उनकी वर्कशीट को लेके आप बच्चों को समझा रहे हो तो उसमें तो बच्चा अच्छे से समझेगा। आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट आंसर टू क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द लेसन, ये गलत है। बच्चों से उत्तर लिखवाना, मतलब बच्चों से पाठ के अंत में जो प्रश्न है उनके उत्तर लिखवाना, इसमें बच्चा क्या करता है, क्रैमिंग करता है। ये रूट मेमोराइजेशन होता है, बच्चा चीज़ों को रट लेगा। ऑब्जर्विंग स्टूडेंट वाइल दे मेक डिफरेंट काइंड ऑफ सर्किट अरेंजमेंट, बिल्कुल सही बात है कि बच्चों को जब आप ऑब्जर्व करते हो, जब वो सर्किट को अरेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है, बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। आप बच्चे को क्या करते हो, फीडबैक देते हो। जहाँ बच्चे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी वहाँ पर आप बच्चे को तुरंत फीडबैक देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 3 जो है वो सबसे कम इफेक्टिव होगा। बच्चे की जो गलत धारणा है उसको अगर आपको करेक्ट करना है तो ये जो है वो सबसे कम इफेक्टिव आपकी अप्रोच होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है वो रूट मेमोराइजेशन करेगा। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज विल यू यूज इन ऑर्डर टू हेल्प गर्ल्स फील कॉन्फिडेंट इन योर साइंस क्लासेस। अपने विज्ञान की जो कक्षा है उसमें लड़कियों को आत्मविश्वासी महसूस कराने में आप किस प्रकार की नीतियों को यूज करेंगे। यूजिंग जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है कि आप वहाँ पे ये यूज़ नहीं करेंगे कि तुम लड़की हो ये नहीं कर सकती, तुम लड़का हो ये कर सकते हो, क्योंकि आपको जो लैंग्वेज है वो बहुत सेंसिटिव तरीके से यूज़ करनी होगी। आपको लड़कियों को मोटिवेट करना है, ठीक है। तो लिंग संवेदनशील भाषा का प्रयोग, अपनी कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करना। जब हम अपनी क्लास में विमेन साइंटिस्ट को बुलाते हैं तो लड़कियाँ बूस्टअप होती हैं कि अगर ये यहाँ तक पहुँच सकती है तो हम क्यों नहीं। हेल्प गर्ल्स टू ऑलवेज डोमिनेट डिस्कशन इन द साइंस क्लासरूम, नहीं। साइंस में जहाँ भी आपको डोमिनेट वर्ड दिख जाएगा ना वो हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो बॉयज़ के रिगार्डिंग हो चाहे वो गर्ल्स के रिगार्डिंग हो, क्योंकि डोमिनेट नहीं करना है, इक्वेलिटी लानी है। हेल्प स्टूडेंट्स इन एग्जामिनिंग मिथ्स एंड स्टीरियोटाइप अबाउट साइंस, बिल्कुल सही बात है कि बच्चों की मदद करना कि साइंस में जो मिथक हैं और जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उसमें बच्चे कैसे मदद कर सकते हैं, उनको चैलेंज करने में और उनको टेस्ट करने में। कई बार क्या होता है, बच्चे ये हाइपोथेसिस लेके चलते हैं दिमाग में कि लड़कियां जो है वो साइंस नहीं पढ़ सकती, सिर्फ लड़के जो है वो साइंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को जब आप थ्योरी को चैलेंज करते हो तो इसमें बच्चों को मदद करना, बच्चे उस चीज़ को एग्जामिन कर सके। तो यहाँ पे ए बी और डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। डोमिनेंसी लड़का और लड़की दोनों में से किसी की नहीं रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए डाइवर्जेंट क्वेश्चन। डाइवर्जेंट क्वेश्चन होता है अपसारी चिंतन, मतलब आप एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से अलग अलग तरीके मतलब अपने विचार ला सकते हो। डू यू थिंक ऑल थिंग्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, क्या आप सोचते हैं कि सभी वस्तु जो है वो गर्म करने पे विस्तारित होती है। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होगा, एक बच्चा बोलेगा कि हाँ सारी चीज़ें विस्तारित होती हैं, लेकिन कोई बच्चा बोलेगा कि जब हम कांच को गर्म करते हैं तो वो तो विस्तारित नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, हर बच्चे का आंसर आपका बहुत अलग अलग रहेगा। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड लिक्विड गैस, ये बिल्कुल रटा रटाया आंसर होगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तो इसमें तो कुछ डाइवर्जेंट थिंकिंग है ही नहीं। व्हाट मटेरियल कैन यू यूज़ टू रैप आइस टू प्रिवेंट फ्रॉम मेल्टिंग इन समर, बच्चा तुरंत जवाब दे देगा वी कैन यूज़ कंबल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, इसका रटा रटाया आंसर होगा कि हीट जो होती है वो आपकी ओवरऑल बॉडी पे होती है, टेम्परेचर जो होता है वो आपका स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका
ये सारे कन्वर्जेंट क्वेश्चन हैं। लेकिन पहला जो है व्हाट डू यू थिंक ऑल थिंग्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, तो कोई बच्चा बोलेगा प्लास्टिक एक्सपेंड हो जाता है, कोई बोलेगा ग्लास एक्सपेंड नहीं होता है, कोई बोलेगा ग्लास एक्सपेंड हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, कोई बोलेगा मेटल एक्सपेंड हो जाता है। तो ऑप्शन 1 जो है वो डाइवर्जेंट क्वेश्चन है। कंटेंट वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम मीन्स, वैलिडिटी का मतलब होता है कि जिस उद्देश्य के लिए आप किसी भी चीज़ को बना रहे हो वो उस उद्देश्य को फुलफिल करे। इंक्लूजन ऑफ हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व ओवर टाइम, ये शामिल करना कि समय के साथ विज्ञान के प्रत्यय कैसे विकसित होते हैं, ये चीज़ नहीं है। ये नेचर ऑफ साइंस है कि बाय द टाइम साइंस जो है वो इवेल्युएट होती रहती है, साइंस खुद को ही चैलेंज करती रहती है। ठीक है, पहले हम जो इलेक्ट्रिक केटल यूज़ करते थे या पहले हम जो आयरन यूज़ करते थे वो धीरे धीरे डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज होती गई। कन्वेइंग सिग्निफिकेंट एंड साइंटिफिक करेक्ट कंटेंट, सार्थक और वैज्ञानिक रूप से सही सामग्री को संप्रेषित करना, बिल्कुल सही बात है। आप मान लीजिए बच्चे को नेचर ऑफ साइंस पढ़ाना चाह रहे हैं, तो वैलिडिटी स्टेट्स कि जिस उद्देश्य के लिए आप इस टॉपिक को बना रहे हैं ना, बच्चे को वही कंटेंट आप डिलीवर कीजिए। ठीक है, जो बच्चे को आप कंटेंट दे रहे हैं वो एक तो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और सिग्निफिकेंट होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं नेचर ऑफ साइंस में आप मैथ पढ़ाने लग गए। बच्चों के ज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का मंदन, जो कंटेंट है वो बच्चे के कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग हो, ये बात सही है, लेकिन दिस इज़ नॉट वैलिडिटी। इंक्लूजन ऑफ एप्रोप्रिएट फन एलिमेंट्स ऑफ साइंस, विज्ञान में उचित मनोरंजक तत्वों को शामिल करना, दिस इज नॉट वैलिडिटी। तो वैलिडिटी यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, सार्थक और वैज्ञानिक रूप से सही सामग्री को संप्रेषित करना। लेट सपोज ये मार्कर है, मैं मार्कर से यहाँ लिख रही हूँ, ये वैलिडिटी है कि मार्कर को इसी उद्देश्य के लिए बनाया जाए कि वो ब्लैक बोर्ड पे प्रॉपर तरीके से लिख सके, दिस इज योर वैलिडिटी। इन एन इंक्वायरी बेस्ड क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सुटेबल फॉर असेसमेंट, जो इंक्वायरी बेस्ड क्लासरूम होती है जिसमें बच्चा जो है वो टीचर से पूछता है या बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से पूछता है, ये इसमें जो आकलन है उसमें सबसे कम उपयुक्त मूल्यांकन का स्वरूप क्या होगा। तो इंक्वायरी बेस्ड क्लासरूम में प्रोजेक्ट्स जिसमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दे दिया कि आप जो है फ्लेम के ऊपर काम कीजिए, आप न्यूटन्स लॉ के ऊपर काम कीजिए, आप नेचर ऑफ साइंस के ऊपर काम कीजिए, सो दिस इज योर ग्रुप ऑफ वर्क। तो ये होता है प्रोजेक्ट वर्क, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑब्जर्वेशन बाय टीचर, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ये पूरे साल चलने वाली प्रोसेस होती है जिसमें बच्चे को टाइम टाइम पे आप फीडबैक देते हो। आप क्लास में टीचर बच्चे मान लीजिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो बच्चे को ऑब्जर्व करेगा कि वो कहाँ क्या गलती कर रहा है, लिखने में बच्चा कहाँ गलती कर रहा है। सो दिस इज ए ईयर ऑब्जर्वेशन ऑफ ए टीचर। रिफ्लेक्शन या जर्नल, ये डेली बेसिस पे बच्चे का एक परफॉर्मा तैयार किया जाता है और उसमें टिक लगाया जाता है कि बच्चा ये काम सही से कर रहा है, यहाँ बच्चे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये भी पॉजिटिव होता है। रिटन एग्जामिनेशन आपका ईयर एंड में होता है जिसे हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो ये जो है आपका आकलन का उपयुक्त मूल्यांकन नहीं है, कहाँ पे, जांच आधारित कक्षा में। इसमें आप प्रोजेक्ट के थ्रू बच्चों को जज कर सकते हो, टीचर पूरे साल ऑब्जर्व करता है वो सही है, बच्चे को रिफ्लेक्शन या जर्नल के थ्रू जज किया जा सकता है, लेकिन लिखित परीक्षा जो होती है उसमें आप बच्चे को जज नहीं कर सकते। सो दिस इज लीस्ट अप्रोच। अप्रोच ये भी है, असेसमेंट का फॉर्म ये भी है, लेकिन सबसे कम जो यूजफुल होता है वो है आपका रिटन एग्जाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। ताशी जो है वो हैज़ बीन आस्क्ड टू कंडक्ट रेमेडियल क्लासेस एवरी सैटरडे। ताशी जो है वो नैदानिक कक्षाएं संचालित करने के लिए उसको कहा गया है हर सैटरडे। होम शुड शी इंक्लूड इन अ रेमेडियल क्लास, तो उसको अपनी रेमेडियल जो क्लास है उसमें किसको शामिल करना चाहिए। जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ते हैं तो उसमें एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसमें ये मालूम किया जाता है कि बच्चे को कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, और एक होता है आपका रेमेडियल टेस्ट। डायग्नोसिस करने के बाद बच्चे को उपचार दिया जाता है, उसको रेमेडी दी जाती है, उसके लर्निंग गैप को फिल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी, ये बच्चे तो इंक्लूड होंगे जैसे जिनको डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, ये होती है लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ऐसे बच्चों को शामिल करना तो होगा ही। स्टूडेंट हु हैव फॉलन बिहाइंड फॉर सम रीजन, ये बच्चे भी होंगे कि मान लीजिए कोई किसी बच्चे की तबीयत खराब थी, अब वो 2 महीने स्कूल नहीं आया, तो वो और बच्चों से पीछे रह जाएगा। तो नैदानिक उपचार ऐसे लोगों को तो आप दोगे जो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा पीछे रह गए हैं। ऑल स्टूडेंट्स सो दैट ग्रुप वर्क कैन बी डन, नहीं, सारे बच्चों को रेमेडी नहीं देनी है, ग्रुप वर्क के लिए हम बच्चों को कोई भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं। ऑल स्टूडेंट फॉर शेयरिंग द एग्जामिनेशन पैटर्न, जितने भी बच्चे हैं उन सबको इंक्लूड करना जो एग्जामिनेशन पैटर्न को शेयर कर सके, नहीं, एग्जामिनेशन पैटर्न को अगर शेयर करवाना होगा तो उसके लिए हम समेटिव असेसमेंट ले सकते हैं। हम फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों करेंगे। तो यहाँ पे ए और बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट।
रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉन्सेप्ट मैपिंग प्रमोट मीनिंग मेकिंग थ्रू एक्टिव लर्निंग। जो कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है वो क्या करती है, प्रमोट करती है किसको, आपकी जो एक्टिव लर्निंग है उसको। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है ना, इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को फ्लो चार्ट के थ्रू या फिर टेबल्स के थ्रू, वेन डायग्राम जो हम पढ़ते हैं, या टी चार्ट जो होता है, इसमें क्या करते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करके विजुअली आप जब प्रेजेंटेशन देते हो, ठीक है, दैट इज़ योर कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है वो बच्चों की मदद करती है कनेक्शंस बनाने में, नए आइडियाज़ और जो पहले से उनके दिमाग में है उनके बीच में। एंड दे आर अटेम्प्टिंग टू विजुअली रिप्रेजेंट, आप इन चीज़ों को विजुअली रिप्रेजेंट करते हो दोज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन देयर माइंड, जो उनके दिमाग में पहले से है। मान लीजिए बच्चे को आपको कोई भी टॉपिक जो है वो कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू पढ़ाना है, तो आप बच्चे की क्या करेंगे, हेल्प करते हैं जिससे वो डिटेल में उस चीज़ में घुस के और उसके दिमाग में पहले से जो है उसको क्या करे, प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। मान लीजिए ये है आपका कॉन्सेप्ट मैप, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैप क्या करेगा आपका, इसी को ही हम बोलते हैं हिरार्की। जैसे मुझे फैमिली टॉपिक पढ़ाना है तो मैं यहाँ फैमिली लिख दूंगी, अब यहाँ पे मैं लिख दूंगी फादर, यहाँ लिख दूंगी मैं मदर, यहाँ लिख दूंगी ब्रदर, यहाँ सिस्टर, फिर फादर जो है वो आगे डिवाइड कर दूंगी, मदर को आगे डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। ये आपका स्पाइडर मैप भी होता है, सिस्टम मैप भी होता है, ये सब इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो बच्चा क्या करता है, सामने उस चीज़ को विजुअली देखता है और उसमें उसके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही हैं और आर जो है वो ए को करेक्टली डिफाइन करता है। सो आई जस्ट होप गाइज कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है। हो सकता है बोलते बोलते कुछ अगर गलत निकल भी जाए तो जस्ट कमेंट्स में आप पिन ड्रॉप कीजिएगा कि यहाँ पे ये आपने गलत बोला है। थैंक यू सो मच।